क्रोनिक पेन एक बहुत बड़ी समस्या है और एक ये बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। अगर इसमें हम समाहित करना चाहें तो हम उन सभी दर्द वाली कंडीशंस को समाहित कर सकते हैं जो 3 महीने से ज़्यादा तक किसी भी बीमार व्यक्ति को परेशानी दे रही है, या किसी भी व्यक्ति को परेशानी देने वाला दर्द जो 3 महीने से ज़्यादा रहता है, उसको हम क्रोनिक पेन में रख सकते हैं। अब वह दर्द कमर का हो सकता है, गर्दन का हो सकता है, कमर का पैर में जाने वाला सियाटिका हो सकता है, स्लिप डिस्क का हो सकता है, कैंसर का दर्द हो सकता है, कोई सर्जरी के बाद का दर्द हो सकता है, सर्जरी के पहले रहने वाला 3 महीने से ज़्यादा लंबा दर्द हो सकता है। ये सभी क्रोनिक पेन कंडीशंस में आते हैं और इन सभी का ट्रीटमेंट संभव है। पर ये चालू कैसे होती है? समस्या आती कहाँ से है? कमर दर्द आया कैसे? घुटने का दर्द हुआ कैसे? तो आज की जो लाइफ़स्टाइल है वो इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। हमारा जो उठना, बैठना, चलना-फिरना जो जिस तरीके से होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ होती है, लगातार सिस्टम पे बैठ के अपन काम कर रहे होते हैं, नेक मसल्स वीक होती है, उनकी स्ट्रेंथनिंग पे अपन ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके कारण से अंदर जो गादी होती है, रीढ़ की हड्डी जिस तरह से बनावट होती है, हड्डी गादी मिलके बनी होती है, कई सारी हड्डियाँ होती हैं जो गादी से जुड़ी होती है और इन गादियों की जो सप्लाई होती है, न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है, वो वास्कुलर सप्लाई काफ़ी कम होती है कंपैरेटिवली बाकी स्ट्रक्चर्स के। तो इसको जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो अपनी मूवमेंट से मिलता है और अगर ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, तो ये गादी के कमज़ोर होने का ज़्यादा डर होता है और गादी के कमज़ोर होने के बाद इसके फटने की समस्या हो सकती है, इसके खिसकने की समस्या हो सकती है और ये समस्याएँ आगे किसी भी हद तक बढ़ सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने को अपनी मूवमेंट्स का ध्यान रखना है, एकदम लग के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सिस्टम पे काम करने से गादी की समस्या, डिस्क की समस्या, स्लिप डिस्क की समस्या, गर्दन का पेन, कमर का पेन होने की संभावनाएँ रहती हैं। दूसरा है कि मतलब कई बार हम बिल्कुल बिना ध्यान के आगे झुकते हैं, कोई सामान को उठा लेते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमारा शरीर परमिट नहीं करता है, तो उससे भी गादी फटने और गादी खिसकने की समस्याएँ होती हैं। घुटने के लिए एक्सरसाइज का होना ज़रूरी है, घुटने के लिए जो मसल्स होती है उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो एक लैक ऑफ एक्सरसाइज घुटने के दर्द का बड़ा कारण होती है। आजकल हम देखते हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों में अधिकतर घुटने के दर्द की समस्याएँ मिलती है और काफ़ी लोगों का घुटना इसी समस्याओं के कारण से बदला जा रहा है। इसी तरीके से अगर देखेंगे तो कमर दर्द की समस्या लगभग 40 से 60 साल के लोगों में काफ़ी पाई जाती है क्योंकि यही एज होती है जो ज़्यादातर घर में ब्रेड विनर होती है और अपना रूटीन की दिनचर्याओं में लगी रहती है और सारा कामकाज सिंगल हैंडेड सँभालती है। जनरली इस उम्र के लोगों को अपने शरीर की फ़िटनेस और एक्सरसाइज़ पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये समस्याएँ जब किसी को भी दर्द संबंधी होती है, कमर की समस्या पैर में जा रही है, कोई बोलता है सियाटिका हो रहा है, मोहल्ले वाला बोलता है कि भई आप जाके वो फलाने आदमी से मसलवा लें, यहाँ फिज़ियोथेरेपी करवा लें, घर पे कुछ लोग दवा आपको दे देते हैं, कई बार आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। तो इसमें मरीज़ को कभी ये कन्फ्यूज़न होता है कि एग्ज़ैक्टली मुझे डॉक्टर के पास कब जाना है? तो मैं कुछ चीज़ें आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है और कब दौड़ के जाना है। तो दौड़ के जाने वाली स्थिति एक ही होती है जब आप बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, मसल्स पावर वीक हो गई है और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन काफ़ी कम हो गए हैं, झुनझुनी सुन्नपन बिल्कुल बना हुआ है, पंजा चलने में कम हो गया है, लेटिन पेशाब की जगह सुन्नपन बना हुआ है, पेशाब करने में ताकत लगाना पड़ रही है या लेटिन पेशाब का कंट्रोल चला गया है। तो इन सबको हम इमरजेंसी कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन में इवैल्यूएट होके कई बार अर्जेंट सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अगर 6 घंटे के अंदर पहुँच जाएँगे, तो रिकवरी बहुत अच्छी होती है, इसलिए समय पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें एक प्रॉपर कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ हो जाना ज़रूरी होता है, जिससे कि ये समस्या आगे बढ़ने से रुक जाती है या ऐसी स्थिति में पहुँचने से रुक जाती है कि अपने को इमरजेंसी में अस्पताल या डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो जब भी ये दर्द पैर में जा रहा है और अपने को किसी तरह की वीकनेस पैरों में फ़ील हो रही है या कोई परमानेंट झुनझुनी बनी हुई है, तो आप अपने पेन फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन जो संबंधित डॉक्टर है उससे जल्द से जल्द सलाह लें, ये बहुत ज़रूरी है। कमर दर्द, स्लिप डिस्क की समस्या में कई बार मरीजों को केवल इतना ही पता होता है कि इसमें अगर अपन कहीं दिखाने गए और अपने को सर्जरी बोल दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, सर्जरी कराना नहीं है क्योंकि हमारे फलाने रिश्तेदार ने कराई थी और उसके बाद वो बिस्तर से नहीं उठ पाए। मेरे हिसाब से ये मिथक है, आज के ज़माने में ये 100% मिथक है। 100% सियाटिका स्लिप डिस्क के मरीज अगर देखें तो उसमें से केवल 10 से 20% को सर्जरी की आवश्यकता होती है और सर्जरी भी आज की तारीख में शब्द हटा देना चाहिए। इन लोगों को एंडोस्कोपिक डिसेक्टोमी की आवश्यकता होती है, दूरबीन वाले प्रोसीजर की आवश्यकता होती है और केवल उसमें से 5% मरीज बचते हैं जिनको ओपन सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि आजकल फ्यूजन, फिक्सेशन, डिकम्प्रेशन सारी चीज़ें दूरबीन से होने लगी है। दूरबीन असिस्टेड या फुल्ली एंडोस्कोपिक
ये सर्जरीज हो सकती है और बड़ी जल्दी रिकवरी होती है, बड़ा अच्छा लाभ होता है, सारी चीज़ें मॉनिटरिंग के साथ में होती है। कई सारी मॉनिटरिंग ऐसी होती है जिससे हम अपन होने वाले कॉम्प्लिकेशन बचा सकते हैं। सेंसरी मोटर इवोक पोटेंशियल मॉनिटरिंग होती है जिससे कि हम पहले से पता कर सकते हैं कि आपकी नसों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है सर्जरी के दौरान। जो कुछ कॉस्टली होती है चीज़ें पर इंडिया में अवेलेबल है और यूज़ की जा सकती है। आप भी बोल सकते हैं, डॉक्टर भी सलाह दे सकता है, वो आपसे डिस्कस कर सकता है समय पे कि हम इस तरह से आपकी इंजरीज़ को प्रिवेंट करेंगे और ये संभव है, यहाँ इंदौर में संभव है, हमारी टीम के साथ संभव है। कई सारे न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन के साथ में आपकी ये चीज़ें संभव है। तो जब डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में पूछताछ कर सकते हैं, पर जब सलाह दी जाए तो उस पे गंभीरता से विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये बात केवल कमर के विषय में ही लागू नहीं होती। कई जगह ऐसा भी है कि जो जगह सर्जरी से बचा भी जा सकता है, समय पे अगर अपन प्रिवेंशन पे ध्यान दें, जैसे घुटनों के दर्द के विषय में अगर मैं बोलूँ, तो जब ग्रेड 2, ग्रेड 3 आर्थराइटिस होती है, तभी अगर आदमी सचेत होके अपने घुटनों पे ध्यान दे, अच्छी एक्सरसाइज करे, फिजिशियन से कंसल्ट करें, पेन फिजिशियन से कंसल्ट करें और उसके बाद अगर उनको अपना पीआरपी जैसी या विस्को सप्लीमेंटेशन जैसी सलाह दी जाती है, उसको उपयोग में लें, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाई जा सकती है। आर्थराइटिस की समस्या से काफ़ी लंबे समय तक आराम पाया जा सकता है। आपके घुटने अगर 2-3 साल में बदलने वाले हैं, तो हो सकता है कि उसकी 5 से 10 साल तक ज़रूरत ना पड़े। कुछ मरीज जो होते हैं जिनके घुटने बदलना संभव नहीं है, आर्थराइटिस हाई ग्रेड है, उनको जेनिकुलर नर्व रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा आराम दिया जा सकता है। ये एक बहुत एडवांस प्रोसीजर होता है जिसमें हम घुटने को सप्लाई करने वाली 2 से 3 नसों को रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन द्वारा शांत करते हैं और उसके द्वारा मरीज को आराम देते हैं। तो मतलब हर चीज का इलाज सर्जरी नहीं है। मेरा केवल उन मरीजों से यही कहना होगा जिनको सर्जरी की सलाह दी गई है या मन में सर्जरी का डर है कि आप एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें। एक कंसल्टेशन करने से आपकी सारी भ्रांतियां दूर होगी, आपको पता चलेगा कि इसके और भी कुछ उपाय हैं जो मरीजों को लाभ दे सकते हैं, चाहे वो कमर दर्द हो, सियाटिका हो, स्लिप डिस्क। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का मेन कंफ्यूजन रहता है कि अब कमर का दर्द है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, किसको दिखाएं? न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन, नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ या फिजिशियन एमडी, पेन फिजिशियन। मेरी नज़र में जो प्रैक्टिशनर स्पाइन की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास आपको जाना चाहिए। मेरी तरफ से पेन फिजिशियन एक रिकमेंडेड ऑप्शन है, जहां आपके दर्द के कारण की जांच की जा सकती है। ऐसी जगह दर्द को हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है मेन पेन जनरेटर को, और उसके बाद भी नहीं आइडेंटिफाई होता है तो उसमें कुछ स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा अपने दर्द के कारण की जांच की जा सकती है। ऐसी जगह अपने लिए सबसे बेस्ट होती है जहां जड़ का इलाज हो। तो जड़ का इलाज होता है पेन क्लिनिक में। आपको स्लिप डिस्क, कमर दर्द, गर्दन दर्द की कोई भी समस्या है तो उसमें सबसे पहले एक प्रोटोकोलाइज्ड हिस्ट्री एग्जामिनेशन होता है जिससे हम दर्द के कारण की जांच करते हैं और उसके हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों के रिस्पॉन्स से हमें पता चलता है कि मरीज किस डायरेक्शन में जाएगा, उसके कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन लगेंगे या नहीं लगेंगे। लगेंगे तो उनकी डिटेल स्टडी करके हम एक मिनिमल इंटरवेंशनलिस्ट तरीके पे जाते हैं। अगर किसी को फिजियो की जरूरत है तो उसे फिजियो पे एडवाइस करते हैं, किसी को इंटरवेंशन की जरूरत है तो इंटरवेंशन की एडवाइस करते हैं। इंटरवेंशन कुछ छोटी विधियां होती हैं जिनको ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है, सुई के द्वारा किया जाता है, नीडल, कैथेटर, रेडियो ओपेक डाई, कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शंस, कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स, इन सब के माध्यम से इंटरवेंशंस किए जाते हैं। और इंटरवेंशंस में कुछ केमिकल्स भी कभी यूज होते हैं, कभी रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी यूज होता है। तो बाइपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होती है, कूल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होती है। जहाँ जैसी जरूरत है वैसी वो चीजें प्लान की जाती है और एक एक्सपेक्टेड मैनर में आपका ट्रीटमेंट किया जाता है कि आपको दर्द का आराम 10 दिन में इतना होगा तो ये करेंगे, 20 दिन में इतना होगा तो ये करेंगे। इंटरवेंशन के बाद आपको कितना रिलीफ होने वाला है ये पहले से बताया जाता है। कभी दोबारा दर्द आता है तो सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है वो भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरह से जो स्टेप लेडर पैटर्न होता है वही स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी की समस्याओं में, स्लिप डिस्क में काम करता है। तो जहां भी संभव हो वहीं ऐसी जगह अपना इलाज होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम स्पर्श स्पाइन एंड पेन सेंटर में किस तरह से इन चीजों का इलाज करते हैं और क्यों हम अलग हैं। क्यों हम अलग हैं ये
केवल इस बात से हम पता कर सकते हैं कि हम मेन पेन जनरेटर आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान देते हैं, उसी के हिसाब से आगे चलते हैं। मरीज को जैसे-जैसे रिस्पॉन्स होता जाता है, हमारे ट्रीटमेंट में बदलाव होता जाता है। हमारे 10 में से 9 मरीज दवाइयों से ठीक होते हैं और लगभग जो बचे हुए मरीज हैं, उन मरीजों में से भी 90% मरीज इंटरवेंशन और मिनिमली इन्वेजिव तरीकों से ठीक होते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि हमारे मरीजों में 100 में से 90 से 95 मरीजों को सर्जरी ओपन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मिनिमल इन्वेजिव तरीकों से वो ठीक होते हैं। अब ये मिनिमल इन्वेजिव तरीकों से ठीक होते हैं, इसका कारण यह है कि एक तो तरीके काफ़ी उन्नत हो गए हैं और एक हमारी प्रोटोकॉलाइज्ड अप्रोच होती है। प्रोटोकॉलाइज्ड अप्रोच में पेन जनरेटर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उनके हिसाब से टारगेटेड ट्रीटमेंट किए जाते हैं, टाइम बाउंड मैनर में उनको असेस किया जाता है। जैसा असेसमेंट आता है उसके हिसाब से दवाइयों को मॉडिफाई करके पेशेंट को आराम दिया जाता है। हमारे काफ़ी सारे मरीज हैं, लगभग हमारे ट्रीटमेंट से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं वो 80 से 90% मिलते हैं, जो कि किसी भी मेडिकल फील्ड में एक अच्छे रिजल्ट बोले जाते हैं। तो बीमारियां जो देखी जाती हैं हमारे यहाँ, वो कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, सियाटिका, ये सारी बीमारियां हम यहाँ देखते हैं। शोल्डर पेन, नी पेन, हिप पेन, जो भी लंबे समय से बना हुआ दर्द है। एक्यूट पेन बेसिकली वह पेन होता है जो कि 7 दिन के अंदर हुआ है, और जो क्रोनिक पेन होता है वो 3 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक बने रहने वाला दर्द होता है। तो जो 3 महीने से ज़्यादा लंबे समय तक बना हुआ दर्द है, उसमें से हर तरह के दर्द का इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। अब मैं आपको हर तकलीफ के हिसाब से अपने इलाज की और अपनी अलग विशेषताओं के बारे में जानकारी दूँगा। हम ऊपर से अगर चालू करते हैं तो गर्दन दर्द की समस्या जब होती है और माइनर स्लिप डिस्क का इश्यू होता है, गर्दन का दर्द हाथ में जा रहा होता है, किसी का अंगूठे में जाता है, किसी का उँगली में जाता है, गर्दन से लेके यहाँ तक आता है। कुछ लोगों का कंधे के नीचे पीछे अपना शोल्डर बोन जो होता है, बेसिकली मीडियल स्केपुलर बॉर्डर पे भी रेडिएट करता है। ये सब लोअर सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट के कारण से होते हैं। वहाँ की गादी फटने के कारण ये समस्या होती है। गादी फट जाती है तो दर्द ऐसा जाता है, और गादी फटने के साथ अगर खिसकती है तो झुनझुनी भी होती है लोगों को इसी हिस्से में। इसका आसान उपाय होता है, अगर न्यूरो मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं है, फिजियोथेरेपी से फ़ायदा नहीं है, मरीज़ अनवरत फिजियोथेरेपी से निकल चुका है। ऐसे मरीजों को, या जो मरीज़ हमारे प्रोटोकॉल पे मेडिसिन पे ठीक नहीं हो पाया है, ऐसे मरीजों को हम सर्वाइकल एपिड्यूरल इंटरवेंशन की सलाह देते हैं। सर्वाइकल एपिड्यूरल या अल्ट्रासाउंड गाइडेड रूट ब्लॉक्स ऐसे मरीजों को लगभग 80 से 90% तक आराम देते हैं, वो भी टाइम बाउंड मैनर में 4 से 6 हफ्ते के अंदर। और ये कितने समय तक रहता है, ये बड़ी समस्या रहती है मरीजों के मन में। ये बड़ा विचार रहता है कि भाई हमने इंटरवेंशन किया, तो वो एक तो इसको आम इंजेक्शन से कंफ्यूज करते हैं कि ये एक नॉर्मल इंजेक्शन है। तो ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है। इंटरवेंशन बड़ी स्पेशल विधि है जिसमें मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर बिल्कुल साफ सफाई के द्वारा एक विशेष पॉइंट पे इंजेक्शन नुमा चीज़ों से किया जाता है। वहाँ रेडियो ओपिएक डाई डाली जाती है, व्यवस्थित तरीके से कैथेटर डाल के उसको सही जगह पे पहुँचाया जाता है, और उसका स्प्रेड देखा जाता है कि वो कहीं इंट्रावास्कुलर नहीं जा रही है, इंट्राथिकल नहीं जा रही है, मतलब कुछ ऐसे एरियाज़ में नहीं जा रही है जहाँ हमें नहीं पहुँचाना है। ये वहीं पहुँचे जहाँ इसके टारगेट हैं, जहाँ ये अच्छे से कार्य कर सके। ये हम सुनिश्चित करते हैं इंटरवेंशन में, इसीलिए इसका नाम इंजेक्शन नहीं होके इंटरवेंशन है। तो ये इंटरवेंशन कितने समय तक असरकारी होंगे, ये मरीजों के मन में संशय होता है। तो मैं ये एकदम क्लियर तरीके से बताना चाहता हूँ कि अगर ये गर्दन के हिस्से में किए जाएँ, तो ये काफ़ी लंबा परिणाम देते हैं। कई मरीजों को 5 साल, 8 साल, इवन जीवन भर दोबारा दर्द नहीं होता, चाहे बीमारी कितनी भी पुरानी हो। और इनका रिज़ल्ट मरीज की जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। मरीज अगर हमारी बताई जीवन शैली को अपनाता है, लंबे समय तक गर्दन नहीं झुकाता है, हर आधे 1 घंटे में रेस्ट लेता है, थोड़े समय बाद नेक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ पे जाता है, और चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से फ़ॉलो करता है, तो उसको आराम निश्चित तौर पर काफ़ी लंबा होता है। पर बीमारी के ऊपर, मरीज़ के तौर तरीकों के ऊपर सभी चीज़ें निर्भर करती है। हर मरीज़ एक सा नहीं होता, इसलिए हर ट्रीटमेंट का इलाज हर मरीज़ के लिए भी एक सा नहीं होता। पर जो 90% मरीज़ों में पाया जाता है, वो मैं एक जनरल तरीके से बोल सकता हूँ आप लोगों से। अब कमर के नीचे अगर अपन आते हैं, तो ऐसा ही एक शोल्डर पेन होता है, सॉरी, गर्दन के नीचे हम आते हैं, तो शोल्डर पेन होता है। गर्दन के दर्द को कई बार कुछ लोग हार्ट अटैक से भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि कई मरीजों को जो गर्दन का दर्द होता है वो एंटीरियर चेस्ट में भी रेडिएट करता है, लेफ्ट हैंड में भी जाता है। तो ऐसे मरीज ईसीजी करवा चुके होते हैं, एंजियोग्राफी करवा चुके होते हैं, और अल्टीमेटली उनको दर्द गर्दन का होता है। तो मैं ऐसे मरीजों को भी सलाह देना चाहता हूँ कि जिनको आपको ये सब भी हो चुका है और फिर भी आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर से एक दर्द विशेषज्ञ, स्पाइन विशेषज्ञ को दिखाएं, जो ये जान सके कि ये हार्ट का नहीं, गर्दन का दर्द है।
शोल्डर का पेन भी कई बार गर्दन के दर्द से कंफ्यूज होता है, तो इसमें मैं क्लियर कर सकता हूँ कि गर्दन से उठने वाला दर्द जो नीचे हाथ तक जा रहा है, ये जनरली स्लिप डिस्क या नस के दबाव के कारण होता है। और शोल्डर का पेन मेनली शोल्डर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, शोल्डर का पीछे जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है, ओवरहेड एबडक्शन रिस्ट्रिक्टेड होता है। और ये इसमें कई बार चोट की भी हिस्ट्री पाई जाती है कि मरीज को कोई चोट लगी है, कई बार गिरा है। और ओल्ड एज में काफी कॉमन है समस्या के शोल्डर की समस्याएं पाई जाए, डिजनरेटिव टेंडिनोपैथीज होती है काफी, उसके कारण भी ये समस्या होती है। शुगर और थायराइड के मरीजों में शोल्डर की समस्याएं काफी होती है, पर वो समस्याएं इतनी मतलब इतनी तकलीफदायक या इतनी मुश्किल नहीं होती है, काफी आसान समस्या होती है, क्योंकि वो मोस्टली बर्साइटिस होती है। बर्साइटिस पे कंट्रोल पाया जाना काफी आसान है, हम दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से या छोटे इंटरवेंशन से उसमें लाभ पा सकते हैं। इसी तरह गर्दन का दर्द कई बार सर में भी जाता है, जिसको हम ऑक्सीपिटल न्यूरालजिया या सर्वाइकोजेनिक हेडेक बोलते हैं। ये मुश्किल समस्या हो जाती है कई बार, जब मरीज नहीं पहचान पाता है, मल्टीपल कंसल्टेशन के बाद भी उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग कैटेगरीज में रख देते हैं। पर इस स्थिति में भी केवल गर्दन के दर्द का इलाज किया जाए तो मरीज को अपने सर दर्द की समस्या में काफी आराम मिलता है। इसके लिए भी कुछ इंटरवेंशन होते हैं, ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो अगर रेजिस्टेंट केसेस है तो उसमें किए जा सकते हैं। इसी तरह से अब हम अगर कमर के दर्द की बात करते हैं, तो कमर के दर्द में काफी आसान तरीका होता है। अगर रेडिएटिंग पेन है, कमर का दर्द अगर पैरों में जा रहा है और मरीज को मुख्य समस्या पैरों के दर्द की, कमर की दर्द की समस्या कम है, तो इनमें हमारे इंटरवेंशन बेसिकली लेटरल रेसिस इंटरवेंशन, जिसमें हम यहाँ पे नसों को आइडेंटिफाई करके जिस लेवल की डिस्क है उस लेवल के ऊपर दो नसों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और ब्लॉक करते हैं। तो उस स्थिति में मरीज को काफी आराम होता है, 8-10 दिन में मरीज लाभ का अनुभव करने लगता है। फिर आगे हमारी बताई हुई जीवन शैली और एक्सरसाइज, कसरतों का उपयोग करता है तो उसको लंबे समय तक रिलीफ होता है। इसमें हमें दो अवसर मिलते हैं, एक तो डायग्नोस्टिक और एक थेरेप्यूटिक। एक तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इसी लेवल से दर्द आ रहा है, और अगर मरीज को आराम लंबे समय तक चलता है तो ये थेरेप्यूटिक पोटेंशियल भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। अगर इसमें दोबारा दर्द आता है तो आज की तारीख में इसमें अपार संभावनाएं होती है। अगर दबाव ज्यादा है तो उसको लेजर से क्लियर किया जा सकता है, डिस्क फिक्स किया जा सकता है, इंट्राडिस्कल रेडियो फ्रीक्वेंसी किया जाता है। अब बात आती है, जब कमर का दर्द पैरों में नहीं जा रहा है, केवल कमर में ही बना हुआ है, तो हम उसके लिए इंट्राडिस्कल डिस्कोग्राफी करके रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं, केवल रेजिस्टेंट केसेस के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस दवाई और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, पर मैं अपने इंटरवेंशन और अपने ट्रीटमेंट की बात वहीं कर रहा हूँ जहां ये मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं, अनवरत अनवरत फिजियोथेरेपी के साइकिल्स में चलते रहते हैं, और उनको समझ नहीं आता है कि अब इसका इलाज होगा या नहीं होगा, होगा तो क्या होगा। तो उन्हीं की संभावनाएं मैं बता रहा हूँ कि जहां कमर दर्द होता है और वो डिस्क रिलेटेड होता है, अगर ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो गादी का है या फेसेट जॉइंट का है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है डिस्कोग्राफी। डिस्कोग्राफी में हम इस गादी के अंदर इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन वहीं हमारे कैम्बियन ट्राइंगल से जाता है, सेम अप्रोच होती है। गादी के अंदर निडल जाने के बाद उसको रेडियोलॉजिकली कंफर्म किया जाता है कि हम अपने सही टारगेट एरिया पे, जो रेडियोलॉजी से मैच कर रहा हो, उसकी एमआरआई से मैच कर रहा हो, उसके एन्युलर टीयर से मैच कर रहा हो, उसके बाद हम वहां पे इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद अगर मरीज को सेम कॉन्कोर्डेंट पेन होता है, कॉन्कोर्डेंट पेन से मेरा मतलब होता है कि जिस एरिया में मरीज को रूटीनली दर्द होता है, रूटीन क्रियाकलाप में दर्द होता है, उसी जगह पे मरीज को वापस दर्द हो रहा है हमारे इंजेक्शन के बाद में, तो ये बताता है कि मरीज को इंट्राडिस्कल प्रेशर कृत्रिम रूप से बढ़ाने पे भी वही दर्द हो रहा है जो नेचुरल रूप से रूटीन क्रियाकलाप में बढ़ने के कारण होता है। तो मतलब ये उसकी मुख्य पैथोलॉजी होती है, और इसी जगह हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, जो कि बाइपोलर मतलब दोनों साइड इलेक्ट्रोड डाल के, या यूनिपोलर एक साइड इलेक्ट्रोड डाल के किया जा सकता है। सेफ टेक्निक है, प्रोमिसिंग रिजल्ट प्रोवाइड करती है, और इस चीज को मैं रिकमेंड करता हूँ। इसी के साथ जब हमें पता चलता है कि इससे कॉन्कोर्डेंट पेन नहीं आ रहा है, मरीज को एक्सटेंशन का पेन है और वो दर्द कभी कभी इन्वाइनल रीजन में भी रेडिएट होता है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उस फेसेट को। अगर वो फेसेट एरिया टेंडर है तो हम वहां पे रेडियो फ्रीक्वेंसी करते हैं, उस फेसेट को सप्लाई करने वाली दो नर्व्स को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी से शांत करते हैं। इससे मरीजों को लंबे समय का लाभ होता है। इसी तरह एसआई जॉइंट का एरिया होता है, अगर वो एग्जामिनेशन में पॉजिटिव आ रहा है तो उसके लिए इंटरवेंशन किया जा सकता है। पायरिफॉर्मिस मसल्स होती है, कई लोगों को पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता है, L5S1 फ्यूजन फिक्सेशन के बाद दर्द होता है, तो उन मरीजों को एसआई जॉइंट का हो सकता है या पायरिफॉर्मिस का हो सकता है। उसके लिए हम इंजेक्शन प्लान कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं और मरीज को रिलीफ दे सकते हैं। इसी तरह का दर्द
अब हम इससे नीचे अगर जाते हैं तो घुटनों के दर्द की समस्या आती है, और घुटनों के दर्द की समस्या के बारे में बात की जाए तो बात मेरे हिसाब से घुटने बदलने पे खत्म हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। घुटनों के दर्द के लिए घुटने बदलना ही कोई एक इलाज नहीं है, इलाज काफ़ी सारे हैं। आप डरें नहीं, सही समय पे उचित सलाह लें, आपको सलाह ज़रूर मिलेगी। मुझे लगता है कि जितने डरे हुए मरीज़ हैं, उनमें से 90% लोगों को घुटने बदलने की आवश्यकता नहीं है। ये डरे हुए मरीजों की बात कर रहा हूँ, जिनको सलाह दी जा चुकी है, उन मरीजों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिनको सलाह दी जा चुकी है और जो नहीं करवाना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन जेनिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि दर्द से राहत पाने का अधिकार सभी को है, आपको भी है, मुझको भी। तो जेनिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी उन लोगों के लिए उपाय है जिनको बदलने की सलाह दी गई है और वो बदलाना नहीं चाहते हैं, पर दर्द से राहत पाना चाहते हैं। पर हर केस इंडिविजुअल होता है, हर बदलने वाले मरीज को हम जेनिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी से ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जहाँ सलाह दी गई है, वहाँ डॉक्टरों ने समझ के सलाह दी गई है, तो प्रथम सलाह घुटने बदलने की दी गई है, तो घुटने बदलना प्रथम सलाह है। उसको आप सेकंड कंसल्टेशन से वेरीफाई कर सकते हैं और डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। पर आप ये सोच के मेरे पास आएँ कि उससे बेहतर उपाय अगर मैं देने वाला हूँ, तो ये मुश्किल है। बात जब क्रोनिक पेन की चल रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा आजकल मेरे पास किस तरह के दर्द आ रहे हैं। सीज़न बदलता है, मेरे पास मरीज़ बदल जाते हैं। अभी दिवाली की सफाई चल रही है, सभी के घरों में तो दिवाली की सफाई वाले मरीज़ आ रहे हैं। किसी ने टाँड से कुछ उतारा, कमर चली गई है, किसी की गर्दन चली गई है। होता यही है कि समस्याएँ पुरानी हैं, पर अपन जो अनड्यू फ़ोर्स लगाते हैं, अनड्यू एक्टिविटी करते हैं, जो शरीर परमिट नहीं करता है, तो इस तरह की समस्याएँ आती हैं। तो मैं सबको एक सलाह ज़रूर दूँगा कि सावधानी से कार्य करें। सभी को घर में दिवाली की सफाई करना होती है, पर धीरे-धीरे करें, काम को डिवाइड करके करें। जो शरीर परमिट नहीं करता है, वो कार्य करने की कोशिश नहीं करें। अननेसेसरी दिवाली खराब करने की ज़रूरत नहीं है, दिवाली मनाना ज़्यादा ज़रूरी है, सफाई सावधानी से करें। जब भी इसी तरह से एग्ज़ाम का सीज़न आता है, हमारे पास गर्दन दर्द के मरीज़ बढ़ जाते हैं। 6-6 घंटे बच्चे लगातार गर्दन झुका के पढ़ते हैं, गर्दन पे स्ट्रेस आता है, मसल स्टिफ़ हो जाती है। तो 1 घंटे पे 5 मिनट का रेस्ट करना, फ्लेक्शन करना, एक्सटेंशन करना, गर्दन को घुमाना, ये ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ से अपन ज़्यादा काम लेंगे, तो वो बोल जाती है। बोल जाती है? ऐसा ही बोल सकते हैं कि वो जवाब दे देती है, उसमें समस्या आ जाती है, कुछ ना कुछ पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। तो अपने को अपने शरीर की सुरक्षा करना अपना ही कर्तव्य है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखें। अब लगभग अपना डिस्कशन काफ़ी हो चुका है इन चीज़ों पे कि दर्द कहाँ से आ रहा है, क्रोनिक पेन क्या हो रहा है, मरीजों को समस्याएँ क्या हो रही है, पर हो क्यों रही है, कहाँ से आ रही है, मरीजों को अभी तक कैसे नहीं पता चल पा रहा है कि उनको समस्या क्यों हो रही है। एक घर में एक ही कमर दर्द का मरीज नहीं होता है, कई घर में 4-4 कमर दर्द के मरीज होते हैं, सभी को घुटने की समस्या होती है। पर कहीं न कहीं हम लोगों का, कम्युनिटी का ये काम है जिसके लिए हमने भी अपने सेंटर की तरफ से कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इसी तरह कम्युनिटी को उन इनिशिएटिव्स में जोड़ना है, लोगों को साथ आना है। जिस तरह से हम रेगुलर मैराथन करते हैं, उसी तरह से रेगुलर एक्सरसाइज कैंपेन किए जाने चाहिए। इंदौर रहेगा पेन फ्री जैसे कैंपेन में लोगों का बहुत इनॉर्मस सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग ये जानें कि एक्सरसाइज की महत्ता क्या है। दौड़ना, साइकिल चलाना, एक्सरसाइज कराना, एक अपने शरीर को फिट रखना, फ्लेक्सिबिलिटी बराबर बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हर मसल की एक्टिविटी का मजबूती से करना और उन मसल्स को स्ट्रेंथन करना आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के द्वारा बहुत ज़रूरी है। ये एक शरीर स्पाइन आपकी बैकबोन, आपके शरीर की बैकबोन, आपके जीवन की बैकबोन है। इसका ध्यान रखना आपका ही कर्तव्य है और इसके लिए एजुकेट करना डॉक्टरों का काम है, कम्युनिटी का काम है। कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है कि आपको किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह का पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, पोस्चर पे ध्यान होना चाहिए, जीवन शैली में बदलाव होना चाहिए। सोफे पे बैठ के टीवी देखना, आड़े-टेढ़े बैठ के टीवी देखना अवॉइड करना चाहिए, लॉन्ग ड्यूरेशन का टीवी देखना अवॉइड करना चाहिए। एर्गोनॉमिक्स बहुत बढ़िया तरीके से सेट होना चाहिए जिससे कि गर्दन पे स्ट्रेस नहीं आए। पढ़ते समय बच्चों को टेबल कुर्सी का उपयोग करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम आजकल काफ़ी चलन में है, तो लोगों को कम से कम बिस्तर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम नहीं करना चाहिए। उनका एक अलग ऑफिस सेटअप होना चाहिए जिसमें एर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर इन्हीं चीज़ों को आदमी फॉलो करे तो करीब अपन 50% तक की कमी ला सकते हैं। जो रूटीन ओपीडी पेशेंट्स होते हैं उसमें जो रूटीन बैक पेन, नेक पेन के लिए कंसल्टेशन हो सकते हैं उसमें, और जो रूटीन आप ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद कर खाते हैं उसमें। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, इर्रेगुलर मेडिकेशंस ही क्रोनिक किडनी डिजीज़ की समस्या का बड़ा कारण बन रहा है। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस ही हैं, जो बहुत जल्दी किडनी की समस्याओं का एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, इंडिया में भी।
क्योंकि इसके अलावा दूसरा कारण डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, पर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एक ये दर्द बड़ी आम समस्या है जिसको हम बहुत गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अब सभी चीज़ों की डिस्कशन के बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एक प्रखर रूप से पेन क्लिनिक जिसके लिए मशहूर है वो है कैंसर पेन। पर हमारे यहाँ ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी मरीजों की ओपीडी में करीब लगभग 5%। कैंसर पेन एक बड़ी विकट समस्या है, हमारी ज़रूरत काफ़ी लेट स्टेज में आती है। बेसिकली इंटरवेंशन के लिए मरीज़ हमारे पास आते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो दर्द निवारण, एक पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर होती है एकदम एडवांस स्टेज वाले मरीजों के लिए, जहाँ पे मरीज का संपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके सिक्रीशंस हो, चाहे उसका चलना हो, चाहे उसका फिरना हो, चाहे बैड हैबिट्स हो, खाना-पीना, उठना-बैठना, साथ वालों का ख़्याल, घर वालों का ख़्याल, होस्पाइस हॉलिडेज़, घर वालों को छुट्टी, होस्पाइस टीम आके वहाँ पे घर वालों मरीज के साथ में रहती है, घर वालों को 1 आध दिन का ब्रेक देती है, जिससे कि वो वापस री एनर्जाइज़ होके मरीज के साथ रह सकें। काफ़ी सारी सुविधाएँ आज के ज़माने में अवेलेबल हैं, पर शायद जनता तक पहुँच नहीं पा रही है, ऐसा मेरा परसेप्शन है। तो मरीजों के लिए ये जानकारी होना ज़रूरी है कि किस-किस तरह की टीम होती है, किस-किस तरह का कंसल्टेशन होता है। तो कैंसर मरीजों के लिए कंसल्टेशन पैलिएटिव भी होता है और पेन मैनेजमेंट के लिए भी होता है। तो पेन मैनेजमेंट वाले कंसल्टेशन पे मैं बात करना चाहूँगा कि पेन मैनेजमेंट कैंसर पेन के लिए जो इनिशियल लेवल पे चलता है, वो हम न्यूरोपैथिक मेडिसिन्स, एनाल्जेसिक्स और जो भी मतलब मल्टी मॉडल थेरेपी होती है, उससे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कुछ पैचेज़ आते हैं, जिनसे अगर कंट्रोल होता है तो बहुत उत्तम बात होती है। पर जब पेन एक स्पेसिफिक एरिया में और इंट्रैक्टेबल हो जाता है, जो बाकी दवाओं से कंट्रोल नहीं होता, इवन मॉर्फिन से टॉलरेट नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में कुछ सिम्पैथेटिक ब्लॉक्स होते हैं, जो आपको आराम देते हैं। सिम्पैथेटिक ब्लॉक्स अगर आप देखें, तो स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक हो सकते हैं, T2, T3 ब्लॉक हो सकते हैं, सीलियक प्लेक्सस हो सकते हैं, स्प्लेंक्निक हो सकता है, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक हो सकता है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक हो सकता है। इन सभी ब्लॉक्स का यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक तरीके से किया जाता है। ब्लॉक्स एक पुरानी टर्म है, आज की तारीख में हम इनको इंटरवेंशन ही डिस्क्राइब करते हैं। इंटरवेंशन एक के पीछे एक भी सप्लीमेंट करना पड़ सकते हैं कभी, पर मरीज को पूर्ण आराम होता है इन इंटरवेंशंस के द्वारा। जब एडवांस स्टेज में मरीज होते हैं और इन इंटरवेंशन के लायक नहीं होते हैं, तो उनमें इंट्राथिकल पंप डाले जा सकते हैं। एक परमानेंट कैथेटर सिस्टम होता है, जो एपिड्यूरल के थ्रू यहाँ एपिड्यूरल स्पेस में प्लेस कर दिया जाता है। उसका एक जनरेटर होता है, वो हम एब्डोमिनल वॉल के अंदर फिक्स कर देते हैं, और उस फिक्स से लगातार दवाइयाँ जाती रहती है। जो हमें रूटीन दवाइयाँ ओरली खाना होती है, उससे लगभग 100 गुना कम दवाइयाँ हमें लगती है, जिसके कारण हमें होने वाले साइड इफेक्ट काफ़ी बचते हैं। जैसे कुछ लोग मॉर्फिन पे बड़े अच्छे से चल रहे होते हैं, पर उनको कॉन्स्टिपेशन इतना होता है, सिडेशन इतना होता है, बाकी समस्याएँ इतनी होती है कि वो मॉर्फिन ले नहीं पाते हैं आगे। तो इन साइड इफेक्ट को कम करने के लिए हम उन दवाइयों को इंट्राथिकली भी दे सकते हैं। पर ये बहुत रेयरेस्ट यूज़ की जाने वाली तरीके हैं। इसके अलावा कुछ स्पास्टिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें भी इस तरह के इंट्राथिकल पंप का यूज़ किया जाता है, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे ज़्यादा जो सिम्पैथेटिक ब्लॉक का यूज़ होता है, वो कैंसर पेन में, स्पेशली एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी में किया जाता है, और एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी में इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, जहाँ हम सीलियक प्लेक्सस या उसके पीछे सप्लीमेंट्री स्प्लेंक्निक ब्लॉक का यूज़ करते हैं। और इसी ब्लॉक का उपयोग कुछ क्रोनिक पेनक्लिटाइटिस के मरीजों में भी किया जाता है, जिनमें इंट्रैक्टेबल पेन होता है, जो पेन फेंटेनिल इन्फ्यूजन, फेंटेनिल पेस्ट से भी सबसाइड नहीं होता है, तो ये ब्लॉक उसमें मरीज को बहुत आराम देते हैं। मतलब ये मानिए कि मतलब उनके लिए जीवन रक्षक उपाय बन जाते हैं, अगर उनको सही समय पे, सही जगह पे कर दिया जाए तो। इतने सारे इंटरवेंशन, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं डिस्कस करूँ तो लगभग दिन पूरा बीत जाएगा। इसी तरह इंट्रैक्टेबल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक भी दिया जाता है। वो भी एक सिम्पैथेटिक ब्लॉक का ही प्रकार है, जो कि हार्ट की रिदम डिसऑर्डर में कई बार काम करता है। इसी तरह से सीआरपीएस करके बीमारी होती है। कई बार किसी मरीज की हड्डी का ऑपरेशन हुआ होता है और उसके बाद उसमें उसकी मसल्स की ताकत कमज़ोर होने लगती है, कुछ वेसोमोटर चेंजेस आने लगते हैं, हाथ गरम लगता है, ठंडा लगता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। वो होने के बाद ऐसा लगता है कोई नसों की समस्या हुई है। जनरली ये पेशेंट सीआरपीएस डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम। और इन पेशेंट में भी स्टिलेट और T2 T3 सिम्पैथेटिक ब्लॉक्स, मतलब ये बोलने में बड़ी टर्म लगती है, कुछ स्पेशल प्रकार के इंटरवेंशन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और मतलब मरीज को लगभग नेक्स्ट डे और सेम डे अच्छा आराम फील होता है। इनको 2-3 बार रिपीट किया जाता है, मरीज अपनी बीमारी से निजात पा जाता है।
मैं एक स्टेप आगे से आपको इलाज बता रहा हूँ। हर सीआरपीएस का इलाज इंटरवेंशन से चालू नहीं होता है। इलाज वहीं से चालू होता है, दवा, गोली, फिजियोथेरेपी। जब बाकी चीज़ें काम नहीं करती है, तो इंटरवेंशन काम करता है। मतलब मैं केवल लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी जगह खड़े हैं, जहाँ पे बाकी चीज़ें अगर काम नहीं कर रही हैं, तो एक कंसल्टेशन आपको काफ़ी आशा और उम्मीद दे सकता है आपकी बीमारी से जीत पाने में। चाहे ये कैंसर हो, चाहे ये सीआरपीएस हो, चाहे ये अन्य कोई सी बीमारी हो, कॉक्सिकोडाइनिया, टेलबोन पेन हो, तो टेलबोन पेन में भी ये इंटरवेंशन लाभकारी होते हैं। हम उसमें गैंग्लियन इम्पायर, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक सिंपैथेटिक ब्लॉक्स देते हैं, जिससे कि मरीज को लंबे समय का लाभ होता है। एक और चीज आपसे इसी जगह डिस्कस करना चाहूंगा टेलबोन पेन के लिए। टेलबोन पेन आमतौर पर कॉक्सिकोडाइनिया बोला जाता है, जिसको बहुत लंबे समय से हम बोलते हैं कि ये वहां पे किसी न किसी फ्रैक्चर के कारण हुआ है या कोई चोट के कारण हुआ है। मरीज बैठता है, लंबे समय तक उसको दर्द होता है। पर कई जगह मरीज को चोट की हिस्ट्री नहीं होती, उसके बाद भी मरीज को इस तरह का दर्द होता है। इस तरह का दर्द होता है, कारण होता है कई बार स्लिप डिस्क या डिस्क का फटना। L5S1 गादी का डिस्कोजेनिक पेन भी कई बार कॉक्सिकोडाइनिया की तरह प्रेजेंट करता है, टेलबोन पेन की तरह प्रेजेंट करता है। इसके लिए जरूरी होता है मरीज का थोरो एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के साथ में कुछ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, और इसके बाद भी अगर नहीं कंफर्म होता है तो डिस्कोग्राफी करके इसको कंफर्म किया जा सकता है। जब हम डिस्क में इंजेक्शन देते हैं, मरीज को सेम तरह का टेल बोन पेन होता है, जो ये बताता है कि ये वहाँ की इंजरी से नहीं, टेल बोन की इंजरी से नहीं, ये गादी से आ रहा है। और इसी तरह से कई सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती है। एक कुछ दिन पहले हमारे यहाँ मरीज आए थे जिनको सीवियर एंकल पेन था। मरीज एक डॉक्टर की पत्नी थी और साथ में वो खुद भी फार्मासिस्ट थी। एक बड़े अस्पताल में उन्होंने अपना एंकल पेन के लिए, प्लांटर फेशियाइटिस के लिए इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन बहुत अच्छे डॉक्टर ने लगाया, मैं भी कॉन्फिडेंट था कि इसके बाद में रिलीफ नहीं आया। मैंने उनका एमआरआई करवाया, L5S1 पे पैथोलॉजी आई। जब L5S1 पे पैथोलॉजी आई तो मैंने वहाँ पे डिस्कोग्राफी की। डिस्कोग्राफी करने के बाद हमारा इंट्राडिस्कल रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट किया। मरीज को 10 दिन के अंदर 70-80% रिलीफ हुआ। मरीज बहुत ही खुश था, गदगद था। ऐसे मरीज कम होते हैं, ये एकदम आम समस्या ऐसा नहीं है। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेन मैनेजमेंट का रोल कैसे आता है डिफिकल्ट चीज़ों में। जहाँ समस्याएँ काफ़ी उलझी हुई हैं, आसानी से इलाज नहीं मिल रहा है, तो स्पर्श स्पाइन एंड पेन सेंटर एक उम्मीद की किरण हो सकता है। आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। गारंटी कहीं कोई नहीं लेता है, गारंटी का शब्द भी यूज़ नहीं किया जा सकता है, पर एक स्टेप वाइज़ मैनर में आपका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जिसमें आपको समस्याओं का इलाज कब, कहाँ, कैसे होगा, पहले से बताया जा सकता है, और उस प्रोटोकॉल पे अपन चलते हैं तो लाभ आराम से पाया जा सकता है। इसी सब चीज़ों के साथ तारतम्य में मैं आपको एक और बीमारी का उल्लेख करना चाहूँगा, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, जिससे कि मरीज बहुत अधिक परेशान होता है। इस तरह के मरीज कई बार सुसाइड करने की टेंडेंसीज में आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सुसाइडल डिजीज भी बोला जाता है। कभी मरीज को आंखों के पीछे दर्द होता है, कभी ऊपर के चेहरे में जबड़े में दर्द होता है, कभी नीचे के जबड़े में दर्द होता है। इस तरह का दर्द मरीज को काफ़ी परेशान करता है। आम तौर पर अगर इनका चैनलाइजेशन सही हो जाता है तो ये मरीज दवाइयों से काफ़ी लंबा जीवन अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। पर जिन मरीजों को दवाइयाँ काफ़ी हाई डोज में भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, इवन हाई डोज दवाइयों के बाद भी दर्द होता है, तो उनके लिए काफ़ी आसान उपाय होता है कि हम उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के द्वारा रिलीफ दे सकते हैं। और तो ये डरने वाली चीज़ नहीं है, अपना ही एक सर का हिस्सा है, हड्डी नुमा हिस्सा है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहाँ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होता है। अगर इसका कारण देखना चाहें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया क्यों होता है, तो वो जनरली एक गैंग्लियन होता है सर के अंदर, लगभग इस लोकेशन पे बिल्कुल अंदर की तरफ में। उस गैंग्लियन के आसपास कुछ नसों का अगर गुच्छा बन जाए, तो उन नसों के सेंसेशन के कारण से, आर्टरीज के सेंसेशन के कारण से इस तरह का दर्द उठता है। पर ये हर केस में हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जगह इडियोपैथिक केसेस में भी होता है, कोई ट्यूमर के कारण, कंप्रेशन के कारण भी हो सकता है। पर अमूमन मोटे कारण यही आता है। तो या तो उस नस के दबाव को हमें हटाना होता है, जो कि लेवल 1 रिकमेंडेशन में आता है, या हम इस तरह के फोरामेन ओवेल के थ्रू निडल डाल के हम उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं, जो डे केयर ट्रीटमेंट होता है। इससे मरीज को काफ़ी लंबे समय का लाभ होता है। अगर वो V1 के डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसी छेद के द्वारा बलून कंप्रेशन करके लाभ दिया जा सकता है। काफ़ी आसान और उपलब्ध ट्रीटमेंट है, मरीज को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज बहुत आसानी से संभव है।
अरे दीदी, अभी आपकी गर्दन का दर्द कैसा है? दर्द तो कब का चला गया। मध्य भारत की सबसे भरोसेमंद पेन क्लिनिक स्पर्श सेंटर की बदौलत। कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका एवं स्लिप डिस्क जैसी हर तकलीफ में दूरबीन विधि एवं एडवांस ट्रीटमेंट्स द्वारा डॉक्टर अंशुल अग्रवाल के अनुभवी मार्गदर्शन में इलाज पाएं। विजिट स्पर्श स्पाइन एंड पेन सेंटर, रॉयल ग्लोरी बिल्डिंग, विजयनगर, इंदौर। कॉल 7011 156 044।